गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। आप लोग जानते नहीं हो कि मैं आपको 5:30 बजे छुट्टी देता हूं और अगले दिन 4 बजने का मैं कितनी बेइंतहाई बेताबी से इंतज़ार करता हूं, ठीक है। और आप लोगों से मिलने के लिए मैं इतनी शिद्दत से रेडी होता हूं कि रेडी होने में मैं आधा घंटा लेट हो जाता हूं, ठीक है। अच्छा, आप मेरी बात सुनो आप लोग प्लीज़। अगला जो आपका टॉपिक है वो है सीक्रेट रिजर्व। अच्छी सी राइटिंग में लिख रखा है, नेटवर्क इशू हो सकता है। कोई पेज नंबर नहीं है, मेरी बात सुन लो पहले आप। सीक्रेट रिजर्व। अब इस टॉपिक को 2 तरीके से पढ़ाया जाता है, एक आम जिंदगी और एक मेंटॉस। कौन सा वाला पढ़ना है तुमको? आम जिंदगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंटॉस नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगेगा और बहुत ध्यान से सुनना भी पड़ेगा, ठीक है। तो पहले अपन प्रोविज़न और रिजर्व्स के बारे में थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। दोनों चीज़ समझने के लिए, या फिर मैं यूँ कहूँ सीक्रेट रिजर्व समझने के लिए आपको 2 स्टेटमेंट अच्छे से आने चाहिए। एक होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक होता है आपकी बैलेंस शीट, ठीक है। असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस 4 चीज़ होती है, 2 स्टेटमेंट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। उल्टा चलते हैं अपन, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। कैसे चलेंगे अपन? उल्टा, असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। अब होगा क्या, देखना समझना कि प्रोविज़न कोई नॉन लायबिलिटी के लिए बनाया जाता है। नॉन लायबिलिटी मतलब मुझे पता है कि फ्यूचर में मेरा ये नुकसान, ये खर्चा होने वाला है, उसके लिए मैं आज से ही तैयारी कर लेता हूँ। आज से ही तैयारी कर लेता हूँ। फ्यूचर में कितना खर्चा होगा ये एग्जैक्टली पता नहीं है, इसलिए मैं एस्टिमेट, अंदाज़ा लगा लेता हूँ और जितने का अंदाज़ा बैठता है उतना पैसा आज ही P&L में से निकाल लेता हूँ। कहाँ से निकाल लेता हूँ? P&L में। मीन्स हमने एग्जाम्पल लिया था कि आपकी इनकम अगर 10 लाख है और बाकी के सारे खर्चे कितने हो रहे थे आपके? 7 लाख। तो 3 लाख का क्या आना चाहिए आपका? नेट प्रॉफिट, जिसको अपन बोलते हैं नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बेटा? नेट प्रॉफिट। इनकम माइनस एक्सपेंसेस कितना आना चाहिए? 3 लाख। पर हम 3 लाख नेट प्रॉफिट नहीं रखते। सर फ्यूचर में मेरा ये नुकसान होने वाला है, उसके लिए मुझे आज से ही पैसे बचा के रखने हैं, तो 1 लाख रुपए इस P&L में से और निकाल लो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कॉमन सेंस की भाषा से समझ रहे हो? अकाउंटिंग गई तेल लेने, मेरा प्रॉफिट 3 लाख हो रहा था, तो उस 3 लाख में से मैंने 1 लाख रुपए निकाल के कहाँ डाल दिया? प्रोविजन में डाल दिया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोविजन 1 लाख रुपीस और नेट प्रॉफिट कितना बच जाएगा? 2 लाख। डन। अब सर ये जो प्रोविजन आपने क्रिएट किया, क्या बोलते हैं इसको अपन? क्रिएट किया, बनाया ना आपने, ये अपने आप भी चलता है। मैं जो सोचता हूँ ये समझ जाता है, ठीक है। अच्छा सुनो, अब क्रिएट किया है, ये जो प्रोविजन हमने, हमको मन की शक्ति देना मन, किसको भेजना है? ये रेड वालों को थोड़ी देर में भेजता हूँ, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं। पढ़ाई के बीच में पैसा नहीं आना चाहिए, मैं यही समझता हूँ। या तो शुरू में आ जाना चाहिए या बाद में आ जाना चाहिए, बीच में तो कभी नहीं आना चाहिए, ठीक है। ओके, अब ये जो प्रोविज़न हमने क्रिएट किया, मैं ना आपको बहुत बार ये भी बोल चुका हूँ, वो मुझसे शादी करोगी का एग्जाम्पल लेके कि हम प्रोविज़न माने गल्ला, हम गल्ला नहीं। बेटा गेट लगा दे दो, किसी का बाप भी नहीं आ सके अब यहाँ पे। अपन मान लेते हैं लग गया। वीडियो वालों, तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होता है, मैं समझ सकता हूँ। तुम लोग YouTube खोल के बैठो, पूरी दुनिया तुम्हारे सामने हो और फिर तुम उसमें से मेरा वीडियो देखो, बहुत बड़ा बलिदान है ये तुम्हारे लिए। तो जितना भी टाइम ये तुम्हारा वेस्ट हुआ है उसके लिए आई एम सॉरी। अब मैं वापस 1 स्ट्रेच में बोलूँगा, प्लीज़ ध्यान से सुनना। मैं बहुत गहरी बातें करूँगा, आपको समझ में ना आए तो हाथों हाथ हैंड रेस कर लेना, ठीक है। वैसे कहने में तो कहा जाता है कि हमने ये प्रोविज़न क्या कर लिया, 1 लाख रुपीज़ का क्रिएट कर लिया, 3 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए अलग निकाल के रख लिए। और मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि ये तो एक गल्ला है जिसमें हम पैसा डाल देते हैं, बट ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है। हम असल में कोई गल्लों में पैसा नहीं डालते। असल में कहीं कोई अपन ने कोई फिजिकल गल्ला नहीं बना रखा जिसमें हम पैसा डाल रहे हैं। ये सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री है, ये सिर्फ एक
किताबी एंट्री है, किताब में अपन प्रोविजन बना रहे हैं, असल में तो मेरा पैसा जहाँ होना चाहिए था वहीं है। सर असल में तो पैसा जहाँ होना चाहिए था वहीं है, मतलब डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है ना, हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। तो आप ज़रा समझो कि मैं 7 लाख रुपीज़ में कोई चीज़ खरीद के लाया, उसको मैंने कितने में बेचा, 10 लाख रुपीज़ में बेचा, डन। तुम्हें समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे उधार में खरीद के लाया था, कैश में बेच दिया, जैसे ही 10 लाख रुपए आए मैंने उसको उसके 7 लाख रुपए दे दिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब मेरे बैंक में कितने रुपए पड़े रहेंगे, कितने रुपए पड़े रहेंगे मेरे बैंक में? 3 लाख पड़े रहेंगे, यस और नो? ठीक है, तो समझो ये पैसा मेरे पास कहाँ पड़ा हुआ होगा, मेरे असेट वाले साइड में। कि बैंक का बैलेंस पहले कितने आए, 10 लाख, 10 लाख में से मैंने कितना पे कर दिया, 7 लाख पे कर दिया, कितना बचा, 3 लाख। असल में जो 3 लाख रुपए कैश था वो कहाँ पड़ा था, बैंक में। और मैं जो बात कर रहा हूँ वो बैंक में से पैसों को इधर उधर बांटने की बात नहीं कर रहा हूँ, बैंक का पैसा बैंक में ही रहेगा। मैं कह रहा हूँ तुम तुम्हारी बुक्स में समझो, तुम तुम्हारी बुक्स में, मतलब एक तरीके से तुम तुम्हारे दिमाग में एक गल्ला बना लो और यूँ सोच लो कि जो 3 लाख है, ये 3 लाख पूरे मुझे कंज्यूम नहीं करने हैं, इस 3 में से 1 लाख रुपए बचा के रखने हैं। इसलिए सिर्फ ये मैं भूल ना जाऊं, इसलिए मैं एक एंट्री क्रिएट करके रखता हूं, प्रोविजन बना लेता हूं, कितने का, 1 लाख रुपीज़ का। आप समझना, ये डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का एक लूप होल है। आप बच्चों को समझा तो रहे हो कि हमने प्रोविजन बनाया, हमने 1 लाख रुपए सेट असाइड कर लिए, अलग से रख लिए, बाद में काम आएंगे, पर असल में एक्चुअली वो पैसा कहीं अलग नहीं हुआ है, वो तो उसके बैंक अकाउंट के बैंक अकाउंट में ही है। ये तो होता क्या कि 3 लाख रुपए जो बचते वो आप क्या बना लेते, अपना कैपिटल बना लेते, करते कि नहीं करते? जो भी प्रॉफिट बचता हो किस में ऐड हो जाता, कैपिटल में। फर्स्ट लेक्चर में पढ़ते हो ना आप लोग ये सब कि एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी पैसा बचता है वो किसका है, मालिक का। कि मालिक आपने पैसे लगाए थे, आपके पैसों को इस्तेमाल करके हमने इतने पैसे बचा लिए, अब ये भी किसका, आपका। तो एट लास्ट कि ये जो 3 लाख रुपए बचते ये किस में कन्वर्ट हो जाते, मेरे कैपिटल में। यहाँ पे आ जाता भाई क्या, कैपिटल कितना, 3 लाख। आम जिंदगी 3 बैंक में पड़े, 3 किसके हैं, मालिक के हैं। लेकिन अब मालिक को याद दिलाने के लिए कि साले पूरे 3 लाख रुपए तू खा मत जाना, फ्यूचर में काम है अपन को, इसलिए अपन 1 लाख रुपए क्या करके रखेंगे, जोड़ के रखेंगे। जोड़ के रखेंगे तो क्या करी, एक एंट्री कर ली अपन ने। क्या एंट्री कर ली सर, प्रोविजन को क्रिएट कर दिया। क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। अब P&L जो 3 लाख का होना चाहिए था नेट प्रॉफिट, उसमें से 1 लाख रुपया अलग कर दिया। नेट प्रॉफिट कितना रह गया, ओनली 2 लाख। तो कैपिटल बनेगा तो कितने का बनेगा, ओनली 2 लाख का। अक्षता खो तो नहीं गई बेटा कहीं, हाँ वहाँ चल गई, वो मेरे बैंक में 3 लाख रुपए नहीं है यार। अब कैपिटल कितने का क्रिएट होगा, ओनली 2 लाख। और 1 लाख रुपीज़ कहाँ रह गया, प्रोविजन में। प्रोविजन इज ऑल्सो योर लाइबिलिटी। प्रोविजन का नेचर क्या होता है, लाइबिलिटी। सर लाइबिलिटी क्यों, बेटा आपने पैसा निकाल के रखा है एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए। अब जो आपके पास पैसा पड़ा हुआ वो किसी और काम में नहीं ले सकते, वो पैसा आपको उसी रीज़न में काम में लेना पड़ेगा। तो आपके ऊपर क्या आ गई, जिम्मेदारी आ गई ना, आप ऑब्लाइज हो गए ना कि अब आपको ये पैसा उसी के काम में लेना पड़ेगा। तो ये जो 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है ये क्या है आपके लिए, लाइबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, 2 लाख तो पहुंचाएंगे कहाँ पे, कैपिटल में। कि कैपिटल हो गया मेरा कितना, 2 लाख, और बचा हुआ 1 लाख अलग से दिखाएंगे लाइबिलिटीज में, प्रोविजन फॉर दिस कितना पैसा, 1 लाख रुपीस। और अब जब कभी भी कोई भी समझदार बंदा या फिर अकाउंटिंग की नॉलेज रखने वाला पर्सन बैलेंस शीट देखेगा तो उसको दिखाई क्या देगा कि सर इसके बैंक में 3 लाख रुपए पड़े, उस 3 में से 2 तो किसके हैं, मालिक के हैं, और 1 लाख रुपए इसने अलग से रख रखा है किस चीज़ के लिए, ताकि आगे कोई काम होगा उसके लिए रख रखें। प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस है तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के रख रखे हैं, प्रोविजन फॉर बेड डेट है तो बेड डेट के लिए रख रखे हैं। लेकिन ये 3 लाख रुपए पूरे के पूरे यूज़ में कर लेने के लिए नहीं है। ये 3 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए तो इसका प्रोविजन है, इसको बचा के रखना है। 2 लाख रुपए किसके हैं, मालिक के हैं। समझ में आई, ये बात समझ में आई। सेम कंसेप्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है,
रिजर्व के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। बस फ़र्क क्या है कि रिजर्व की एंट्री P&L अकाउंट में नहीं होती, कहाँ होती है? P&L एप्रोप्रिएशन में होती है। सर P&L एप्रोप्रिएशन में कैसे होती है? तो ढंग से समझना ज़रा। पहले P&L बनाएंगे, इनकम कितना हो गया 10 लाख, एक्सपेंस कितना हो गया 3 लाख, अब कोई प्रोविजन 7 लाख, अब प्रॉफिट कितना बचा 3 लाख। कोई प्रोविजन नहीं बनाना, कोई फ्यूचर की मेरे पास लाइबिलिटी नहीं है जिसके लिए मेरे को पैसा सेट असाइड करना हो, तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा मेरा? नेट प्रॉफिट। अब की बार नेट प्रॉफिट कितना हुआ भाई? 3 लाख। आप इसको चाहो तो डायरेक्ट कहाँ ले जाओ? कैपिटल में, आपकी मर्जी है। पूरा 3 लाख रुपए कहाँ ले जाओ? डायरेक्टली कैपिटल में। पर समझदार बंदा क्या कहता है? नहीं नहीं नहीं, पूरा 3 लाख कैपिटल में नहीं ले जाएंगे। अगर ले गए पूरा 3 लाख तो मालिक क्या समझेगा? मेरा पैसा कितना है? 3, पूरे बैंक में से 3 लाख पूरे घर ले जाएगा तो खा जाएगा वो, उसको तो ऐसा लगेगा कि ये उसका ही पैसा है। तो अपन मालिक को पूरा 3 लाख रुपए नहीं देंगे, हम उसमें से थोड़ा पैसा सेव करके रखेंगे। सर आप सेव क्यों रखना है? आपने तो कहा आपके ऊपर कोई फ्यूचर की लाइबिलिटी नहीं है, कोई काम नहीं है आपको फ्यूचर में। तो हम कहेंगे बेटा बट फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, कुछ भी हो सकता है, कोई नॉन लाइबिलिटी तो नहीं है, पर अननोन लाइबिलिटी तो कभी भी कुछ भी आ सकता है, कोई भी विपत्ति आपदा आ सकती है, तो हमारे पास थोड़ा पैसा तो होना चाहिए ना। अब पूरा पैसा कैपिटल में डाल दोगे, पूरे 3 लाख रुपए कैपिटल डाल दोगे तो 3 लाख में वो हक जमा लेगा अपना, हो जाएगा ये तो मेरा कैपिटल है, ये तो लौटाओ मेरे को। तो हम नहीं चाहते कि पूरे 3 लाख रुपए किस में कन्वर्ट हो जाए? कैपिटल में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए हम एक अकाउंट और बना रहे थे, उसका नाम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बोलते हैं इसको अपन? P&L एप्रोप्रिएशन। अब ये नेट प्रॉफिट का 3 लाख डायरेक्टली कैपिटल में नहीं जाता, उसको पहले P&L एप्रोप्रिएशन में लाते हैं, या लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट कितना 3 लाख, और अब उस 3 लाख में से क्रिएट करते हैं अपन रिजर्व। क्या क्रिएट करते हैं अपन? रिजर्व। कितने का? 1 लाख का। और फिर अब जो कैपिटल में जाएगा वो कितना है? 2 लाख। तो वापस से कैपिटल में कितना जाएगा? 2 लाख, और 1 लाख कहाँ शो हो जाएगा बेटा? रिजर्व में। तो इसका मतलब सर प्रोविजन और रिजर्व में कोई फ़र्क नहीं है? है सर, थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा सा ऊंच नीच का फ़र्क है। क्या ऊंच नीच का फ़र्क है? कि अगर रिजर्व है तो रिजर्व तो आपने एक तरीके से किसका हक मारा? प्योर मालिक का हक मारा। तो ये रिजर्व तो कहलाता भी क्या है? ओनर्स फंड। क्या कहलाता है बेटा? ओनर्स फंड, कि ये किसका पैसा है? ओनर का है। तो रिजर्व बिल्कुल कैपिटल से चिपक के दिखाई देता है भाई, पास कैपिटल, अगली लाइन में रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन जो प्रोविजन है वो मालिक का पैसा नहीं है। प्रोविजन में तो मुझे पता है, नोन है कि फ्यूचर में लाइबिलिटी आने वाली है, तो इसका पैसा तो उस पर्टिकुलर लाइबिलिटी के लिए ही है। तो प्रोविजन तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? एक्सटर्नल। ये ओनर्स फंड मतलब इंटरनल लाइबिलिटी। पैसा जो देना है वो किसको देना है? मालिक को। ये 2 लाख भी मालिक को देना है, और अगर फ्यूचर में कोई काम नहीं पड़ा तो ये 1 लाख रुपीज़ भी किसको दे देंगे? मालिक को। लेकिन प्रोविजन तो क्या है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। सर फ्यूचर में काम पड़ेगा, सो एंड सो बेड डेट होगा या डेप्रिसिएशन होगा या कुछ और होगा, उसके लिए है। तो प्रोविजन तो आप अलग से नीचे दिखाते हो दूसरी लाइबिलिटीज़ के साथ। प्रोविजन कहाँ दिखाते हो आप? दूसरी लाइबिलिटीज़ के साथ अलग से। तो अब मैं मेरे मेन मुद्दे पे आता हूँ। देखो, प्रोविजन क्रिएट कहाँ हुआ? P&L अकाउंट में। समझे आप लोग कि प्रोविजन क्रिएट कहाँ हुआ? P&L अकाउंट। और रिजर्व क्रिएट कहाँ हुआ? रिजर्व कहाँ क्रिएट हुआ? P&L एप्रोप्रिएशन में, है ना। प्रोविजन तो अपन ने P&L में ही बना दिया, और रिजर्व अपन ने कहाँ बनाया? P&L एप्रोप्रिएशन। तो क्रिएट वर्ड समझ गए आप लोग? हाँ हर्षित, तेरे को समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत, ठीक है। कल का वीडियो देख के आना प्लीज़। तो क्रिएट कहाँ हुआ? आइदर P&L या P&L एप्रोप्रिएशन। लेकिन शो कहाँ होगा? शो कहाँ होगा? बैलेंस शीट। अब दिख रहा है ना आपको साफ साफ। अगर आप कहानी को, प्रोविजन और रिजर्व को दोनों को एक्यूमुलेट करके सिंगल कहानी बनाए तो 7 लाख की इनकम, 10 लाख की इनकम, 7 लाख के खर्चे, प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 3। पर फ्यूचर में कोई एक खर्चा दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए 1 लाख का क्या बना दिया मैंने? प्रोविजन बना दिया। तो अब मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना बचा बेटा? नेट प्रॉफिट बचा मेरे पास 2 लाख।
2 लाख में से भी पूरा इनको नहीं दूंगा, 1 लाख का क्या बना के रखूंगा, रिजर्व। अनसर्टेन है भाई फ्यूचर, तो भाई 1 लाख का रिजर्व बन गया, तो अब पैसे कितने बचे मेरे पास, कैपिटल का 1 लाख। सबको कहानी समझ में आई? खुश जैन? अब कहानी पूरी दिख रही है आपको। 3 के प्रॉफिट में से 1 लाख रुपए तो चला गया प्रोविजन में, 1 लाख रुपए चला गया रिजर्व में, कैपिटल में कितना जाएगा, ओनली 1 लाख। तो देखो अब बैलेंस शीट में कैसे दिखाई देगा, बैलेंस शीट में 1 लाख कैपिटल, 1 लाख रिजर्व, 1 लाख प्रोविजन। और बैंक में कितना दिखाई देगा, वही पुराना 3 लाख, क्योंकि 10 का माल बिका था, 7 लाख रुपए खर्चा हुआ था, 3 तो बचे ही थे, तो बैंक में तो 3 लाख रहे। लेकिन पिक्चर पूरी दिखेगी कि इस 3 में से 1 का तो प्रोविजन है, 1 का उसने बचा के रखा है, और 1 किसको दे दिया, उसने मालिक को दे दिया। डन? ये समझ में आया? यहाँ हो रहे हैं क्रिएट, यहाँ हो रहा है शो। हो रहा है ना शो, दिख रहा है ना, देख के ही दिख रहा है ना कि 3 में से 1 प्रोविजन है और 1 रिजर्व है। अब अगर आप कोई ऐसी चाल चलो, सुनना अब हमारे टॉपिक पे आ रहे हैं हम, सीक्रेट रिजर्व। अब अगर आप कोई ऐसी चाल चलो जिससे आपका रिजर्व क्रिएट तो हो, रिजर्व क्रिएट तो हो, पर शो ना हो। सर ऐसा पॉसिबल है क्या? 1 लाख रुपए गए तो कहाँ गए? यहाँ से निकले तो यहाँ आने भी चाहिए ना, कि बैंक में जो 3 है उसमें से 1 किसका है, 1 किसका है, 1 किसका है। तो कोई ऐसी चाल चलो कि रिजर्व क्रिएट तो हो जाए पर किसी को पता ही ना पड़े, ये बैलेंस शीट देख के पता ही ना पड़े कि इनके पास इतना सारा रिजर्व पड़ा हुआ है। सर कैसे करें? सब पूरा कैपिटल में दिखा दें? नहीं, तो उसकी कुछ तरकीबें आपको बता रखा। जनरली सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करना अलाउड नहीं है। सर अलाउड नहीं है, तो फिर हमें क्यों सिखा रहे हो सर? ताकि तुम पकड़ सको। ऐसे ही नहीं है, देखो मजाक में फीस लेके कुछ चीज़ सिखाते हैं क्या? सीक्रेट रिजर्व बनाना अलाउड नहीं है। आपको सिखाया जा रहा है कि अगर किसी और ने सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर रखा हो तो आपको पता पड़ जाए। मान लो आप सब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आप सब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, बड़ी बड़ी कंपनीज की P&L बैलेंस शीट साइन करने जा रहे हो, तो आप में लखन तो होने चाहिए ना, पता तो होने किसी ने चीटिंग कर रखी हो तो आपको पकड़ में आ जाए कि यार ये तो चीटिंग करता है तू। समझ में आया? ठीक है, ओके। तो इन सीक्रेट रिजर्व्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, इसके कुछ तौर तरीके आपको दे रखे हैं पेज नंबर 17.7 में। अभी तक की बात समझ में आई? अभी तक की बात समझ में आई? गांव वालों, आपको भी समझ में आई तो एटलीस्ट यस सर तो लिख ही देना कमेंट बॉक्स में। अभी तक की बात समझ में आई तो सुनो प्लीज़, ये बना आपका बेस। अभी तो सिर्फ नींव डली है, इमारत तो अब तैयार होगी। एक बार एक फ्लोर कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे। तो पहला फ्लोर देखो कि कैसे चीटिंग करते हैं हम नहीं, मतलब दुनिया वाले लोग। राइटिंग ऑफ एक्सेसिव डेप्रिसिएशन। सीक्रेट रिजर्व क्या होता है? ऐसा रिजर्व, ऐसा पैसा जो है तो सही पर दिखाना नहीं है। तो क्या करते हैं वो लोग? एक्सेसिव डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। एक्सेसिव डेप्रिसिएशन क्या होता है कि 10 लाख की मशीन लाए, 10 साल चलने वाली होगी, तो हर साल का डेप्रिसिएशन 1 लाख होना चाहिए। वो कहते नहीं 1 लाख नहीं दिखाएंगे। अपन तो यूँ कह देते हैं कि अपनी मशीन तो 5 साल ही चलेगी और 10 लाख को डिवाइड बाई 5 कर देंगे, हर साल प्रॉफिट में से कितना पैसा कम कर देंगे, 2 लाख कम कर देंगे, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा। अब होगा क्या, जल्दी ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगेगा तो मशीन जल्दी क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। फ़र्क समझोगे? बिल्कुल बच्चों की तरह समझाऊँ कि 10 लाख में से असल में तो 1 लाख ही डेप्रिशिएट होना चाहिए था। मशीन बत्ती 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे धीरे धीरे डेप्रिशिएट होती। अब कैसे होगी? 10, 8, 6, 4, 2, 0, 1 नहीं 0, है कि नहीं? जहाँ 1 साल में 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, आपने कितना लगा दिया? 2। आपका असेट जो 9 से शो होना चाहिए था, सुनना, आपका असेट जो 9 से शो होना चाहिए था वो आपने कितने से कर दिया? 8 से। असेट कम हो जाएगा तो लायबिलिटी साइड में रिजर्व दिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पैसा तो है आपके पास, असेट तो है पर दिखा नहीं रहे।
बताया किससे रहे हैं कि कम से, अपनी वर्थ क्या बता रहे हैं, कम बता रहे हैं, इनकम टैक्स वालों की रेड ना पड़ जाए, रिश्तेदार उधार मांगने नहीं आ जाए, इसलिए अपन तो बैलेंस शीट में एसेट्स क्या दिखा रहे हैं, कम दिखा रहे हैं। तो ये एक तरीका होता है सीक्रेट रिजर्व तैयार करने का। सर सीक्रेट रिजर्व क्यों तैयार किया जाता है? अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने के लिए, कि इंटरनली हम स्ट्रांग बन जाए, भले ही पिक्चर में कुछ भी दिख रहा हो। पिक्चर में दिख रहा है 8 लाख, अगले साल 6, फिर उसके बाद 4, अरे दिख रहा है तो दिखने दो ना, अपना ही तो बिजनेस है, क्या पड़ी किसी को, दिखने दो, कम दिखने दो, अपन को तो पता है ना कि अपने एसेट की वर्थ क्या है, ज़्यादा है। तो पहला तरीका, ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर से सीक्रेट रिजर्व क्रिएट किया जाता है। अब एक लाइन बोलता हूँ, उससे आपको बाकी की चीज़ें समझ में आएंगी। मुझे सीक्रेट रिजर्व मतलब प्रॉफिट कम करना लेकिन बताना नहीं। तो ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करके उन्होंने प्रॉफिट क्या कर दिया, कम कर दिया ना, पर एक्चुअली में किसी को पैसे दिए क्या, नहीं, पैसे तो उनके पास ही है। नेक्स्ट अगला तरीका कौन सा है, चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर सच एज एडिशन टू असेट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भारी भरकम चीज़ें भाई, अगर तुम कह रहे हो कि मेंटोस वाली ज़िंदगी जीनी है तो समझो, 2 तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पूरा चैप्टर आएगा इसके ऊपर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एक बार कर दें तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, अगले 3-4 साल तक बेनिफिट मिलता रहेगा, तो मतलब क्या है, ये असेट है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब रिकरिंग इन नेचर। कौन सा नेचर, रिकरिंग, ये बार बार रीअकर होंगे। सैलरी हर महीने देनी है, रेंट हर महीने देना है, परचेज ऑफ गुड्स बार बार खरीद के लाएंगे, तो ये खर्चे कौन से हैं, रेवेन्यू नेचर। लेकिन फर्नीचर परचेज किया, असेट मशीनरी परचेज करी, तो ये क्या है, कैपिटल नेचर। शाणे लोग क्या करते हैं, कैपिटल नेचर के खर्चे को भी क्या मान लेते हैं, रेवेन्यू मान लेते हैं। सर रेवेन्यू मान लेंगे तो क्या होगा, ये पीएनएल में चले जाएंगे, पीएनएल में चले जाएंगे तो इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर ये इस साल का खर्चा थोड़ी है, ये तो सर बेनिफिट देगा आपको लंबे साल तक, पर हम उसको असेट साइड में दिखा नहीं रहे। वापस से आपके असेट क्या दिखेंगे, कम दिखेंगे, पर है आपके पास असेट ज़्यादा के, दिखा क्या कर रहे हो, कम दिख रहे हो। तो ये भी एक सीक्रेट रिजर्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट तरीका, ट्रीटिंग अ रेवेन्यू रिसिप्ट एज अ कैपिटल रिसिप्ट। सर रेवेन्यू रिसिप्ट एज अ कैपिटल रिसिप्ट मतलब कि आपको पैसे मिले रेवेन्यू नेचर के, रेवेन्यू नेचर के मतलब जो आपकी कमाई थी, आपने उसको दिखा दिया कैपिटल नेचर का। कमाई नहीं है ये तो उधार है, मैंने किसी से क्या लिया है, उधार लिया, जबकि वो पैसे आपके ही थे। रेवेन्यू नेचर के होते तो कहाँ जाते, पीएनएल में। ये बात समझ लो आप, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी सुन लो एक लाइन की है, अगम उबासी मतलब बेटा, रेवेन्यू नेचर की जो चीज़ें होती है वो जाता है पीएनएल में, कैपिटल नेचर की जो चीज़ें होती है वो कहाँ जाती है, बैलेंस शीट। रेवेन्यू नेचर पीएनएल, कैपिटल नेचर बैलेंस शीट। रेवेन्यू एक्सपेंस है तो पीएनएल में एक्सपेंस वाली साइड, कैपिटल एक्सपेंस है बैलेंस शीट में असेट वाली साइड। रेवेन्यू रिसिप्ट है, रोजमर्रा की रिसिप्ट है, इनकम है, पीएनएल में इनकम वाली साइड। सो तो नहीं जाएगा बेटा उधर, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट है तो ये क्या है आपके लिए, उधार। क्या मानते हैं इसको अपन, लायबिलिटी। तो वापस शाणे लोग, होती है कमाई, दिखाते हैं उसको उधार। मुझे मेरे दोस्त से 2 लाख रुपए लेने थे, उसने बैंक में ट्रांसफ़र भी कर दिए, वो पैसे मेरे ही थे, मेरी कमाई थी, लेकिन मैं उसको क्या दिखाऊंगा, मेरे दोस्त से मैंने 2 लाख रुपए क्या लिए, उधार लिए। मेरे ही पैसों को मैं अपने आप के ऊपर ही क्या दिखा रहा हूँ, लायबिलिटी दिखा रहा हूँ, तो अपनी वैल्यू वापस से कम दिखा रहा हूँ। तो वापस से क्या है ये, सीक्रेट रिजर्व। क्या कह रहा है बेटा, कब, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, नहीं जाएगा तू, हाँ वन दे एग्ज़ाम फेल हो जा, मैं तो करूँगा। सेकंड, आज ये है ना, ये 8 पॉइंट्स पढ़ ले फिर चल जाना, मैं इतना टाइम लूँगा ही नहीं, बहुत जल्दी जल्दी। देखो यूट्यूब वालों तुम ध्यान से सुनना। अब अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट, थोड़ा जल्दी जल्दी, अब इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। अंडर वैल्यूएशन ऑफ असेट मतलब आपके असेट्स की जो वैल्यू थी उसको आपने अंडर वैल्यू कर दिया, कम से दिखा दिया, तो वापस से सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो गया। नेक्स्ट, शोइंग एन एक्चुअल एसेट एज एन कंटिंजेंट एसेट। अब ये भारी भरकम वर्ड है यार, इसके लिए तू चल जा, तेरे को नहीं सिखाऊँ ये बात, चल निकल तू। कंटिंजेंट इंग्लिश किसी की अच्छी है क्या? नहीं सर, आपके सामने फजीते थोड़ी करवाने हैं। हाँ बोल बेटा शुभी, कंटिंजेंट मतलब, पर इंग्लिश अच्छी है तेरी, ये कॉन्फिडेंस अच्छा है तेरा, ठीक है। कौन से स्कूल में पढ़ती है बेटा? हाँ पैसे तो वैसे ज़्यादा ही लेते हो, कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए।
कंटिंजेंट मतलब डाउटफुल, कंटिंजेंट मतलब डाउटफुल। कंटिंजेंट असेट मतलब डाउटफुल असेट। असेट किसको बोलते हैं? जिससे बेनिफिट आपको क्या मिले बाद में। तो मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे मुझे बेनिफिट मिलेगा अगले साल, इस बात का मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं क्या डाउट है भाई, मिले मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले। तो ये क्या है? कंटिंजेंट असेट। तो शाणे लोग क्या करते हैं? अपने एक्चुअल एसेट को क्या मान लेते हैं? डाउटफुल एसेट मान लेते हैं। इसका एग्जाम्पल, तो बहुत सारी चीज़ें समझानी पड़ेगी, तुम समझ लोगे कि चलने दो आगे? समझा दूँ? ओके। नई वाले, जो नई वाले हैं ना, उनकी गाड़ी में रोक देता हूँ। कंटिंजेंट एसेट मतलब मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे मुझे बाद में बेनिफिट मिलेगा, इसके लिए मेरे को क्या है? डाउट है। तो ये कंटिंजेंट एसेट है। असल में कंटिंजेंट एसेट को बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करते, क्योंकि आपको भरोसा ही नहीं कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये बैलेंस शीट में नहीं शो करते, इनको असेट नहीं मानते। एक्चुअल एसेट आपको पता है बेनिफिट बाद में मिलेगा, तो उसको आप असेट शो करते हो। चालबाज लोग क्या करते हैं? एक्चुअल एसेट को भी क्या मान लेते हैं? कंटिंजेंट। मेरे पास कोई चीज़ पड़ी हुई है जिससे मुझे लगता है कि बेनिफिट मिलेगा, फिर मैंने डब्बा बेकार है, कुछ भी नहीं मिलेगा, जान दे, एसेट में दिखाई मत इसको। तो चीटिंग करता है तू। जो चीज़ एसेट में आनी चाहिए वो नहीं दिखा रहा, कहाँ दिखा रहा है? उसको कंटिंजेंट बोल रहा है, तो तेरी वैल्यू वापस से क्या हो गई? कम हो गई। नेक्स्ट, सप्रेसिंग ऑफ सेल्स। ये तो प्योर झूठ। सप्रेसिंग ऑफ सेल्स मतलब असल में सेल ज़्यादा कर रहे हो, दिखा कम रहे हो, काली कमाई साली। नेक्स्ट, क्रिएटिव एक्सेसिव और अननेसेसरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड अदर कंटिजेंसीज। रिजर्व क्रिएट करना है ना, तो सहारा किसका लेते हैं? प्रोविजन का। फ्यूचर में नुकसान होने वाला था 1 लाख, तो प्रोविजन बनाना चाहिए कितने का? 1 लाख। अरे अपने घर की तो खेती है, अपनी तो मर्जी प्रोविजन है, तू तो पूरे 2 लाख का प्रोविजन बना ले। यूँ मान ले फ्यूचर में नुकसान ज़्यादा होगा, तो प्रोविजन तो क्या दिख जाएगा? आपकी लायबिलिटी दिख जाएगी अलग से। तो आपके पास पैसा है तो सही ज़्यादा, लेकिन आपने उसको प्रोविजन का सहारा लेके अपनी वैल्यू को क्या कर रखा है? कम कर रखा है। ठीक है, और भी है क्या? खत्म। अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बहुत जल्दी से आप लोग अपने आप हेडिंग पढ़ते ही समझ जाओगे। पहला, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर आप सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करके रखोगे तो कोई शक भी नहीं कर पाएगा, और आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ मजबूत हो जाएगी, और हाँ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी आपके पास। देन हेल्पफुल इन अब्जॉर्बिंग अनफोर्सीन लॉसेस। अनफोर्सीन लॉसेस मतलब ऐसे अचानक से हुए नुकसान को झेलने में ये आपकी मदद करेगा। अगर मान लो सबसे छुपा के तिजोरी में पैसा भर के रखा हो और फिर कोरोना काल आ जाए, लॉकडाउन आ जाए, तो आपको टेंशन रहेगी क्या? आपने तो तिजोरी भरी हुई है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, रेगुलरिटी ऑफ डिविडेंड्स। रेगुलरिटी ऑफ डिविडेंड, वही बात, आपने तो तिजोरी में भर के पैसा रख रखा है, फिर कोरोना काल आ गया, कमाई तो इतनी साल हुई, इस साल में इतनी कमाई तो हुई ही नहीं, तो आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कहाँ से ला के दोगे? तो सर हमारे पास तो सीक्रेट रिजर्व है, वहाँ से पैसे निकालेंगे और बांट देंगे। तो डिविडेंड क्या रहेगा? रेगुलर रहेगा। मीन्स कंपनीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उनका शेयर प्राइस। ये अंदर की बात बता रहा हूँ, सुनना। आप जितने भी लोगों को देखते हो ना, नंबर 1 जो पहुँच जाते हैं, वो अभी इलॉन मस्क चल रहा है, रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। फिर वो कभी कोई जेफ बेजोस था, किसी टाइम पे बिल गेट्स भी हुआ करता था, मार्क ज़करबर्ग नंबर 1 तो कभी आया ही नहीं हो, 3-4 नंबर पे है। वो रिचेस्ट यंगेस्ट बिलियनर था मार्क ज़करबर्ग। ठीक है, ऐसे हमारे मुकेश अंबानी जी, तो ये सब लोग इंडिया का, एशिया का भी हो गया है शायद, अडानी आ गया अब। तो यार ये ऐसे कोई रेस चल रही है क्या? एक दिन एक, फिर दूसरा, फिर एक दिन एक, फिर दूसरा। अभी वो जेफ बेजोस और एक और कोई था, मैं नाम मेरे को भूल गया मैं, उनमें तो है ना रोज़, आज जेफ बेजोस अमीर है, अब जेफ बेजोस दूसरे नंबर पे, ये एक्स पर्सन अमीर है, फिर वापस जेफ बेजोस बाजी मार गया, अब ये अमीर है। मैं कहा ये चल क्या रहा है साला? मतलब 1-2 रुपये का ही गैप है क्या इनमें, कि इसने ज़्यादा कमा लिया, इसने कम कमा लिया? तो कहाँ से? इनके शेयर की प्राइस से। इनकी जो कंपनीज़ है, उन कंपनीज़ की मेजर शेयर्स इनके पास है, तो शेयर बाज़ार में उस कंपनी के शेयर्स की रेटें बढ़ जाती हैं, तो ये नंबर 1 आ जाते हैं।
और कभी कम हो जाती है तो वापस से क्या हो जाते हैं, डाउन। मतलब सभी बेवकूफ़ बना रहे हैं, देखा जाए तो सबको बेवकूफ़ ही बना रहे हैं। अबे तेरे शेयर की प्राइस बढ़ गई तो तू कौन सा बेचने जा रहा है, तो कौन सा तेरा शेयर बेचने जा रहा है। मतलब ये तो एक तरीके से अनरियलाइज प्रॉफिट बताते हैं, ऐसी कमाई जो हुई ही नहीं पर हो जाएगी अगर तू चाहेगा तो, ठीक है। तो ये इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या हुआ, इनका शेयर का प्राइस। और शेयर बाजार चलता है सेंटिमेंट से, डिमांड एंड सप्लाई के खेल से। अगर कंपनीज ने अपना डिविडेंड रेगुलर नहीं रखा, किसी भी साल में रेगुलर देते देते प्राइस डिविडेंड क्या कर दिया, कम कर दिया, कि पहले 10 पैसे देती थी अब 8 पैसे ही दिए इन्होंने डिविडेंड, 2 पैसे कम दे दिया हमको, नीचे शेयर बेच दो, तो मार्केट में शेयर बेचने वाले बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। और जब बेचने वाले ज़्यादा होंगे, खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो शेयर की प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और बेचारा जेब बेसोस क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। तो शेयर प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, और शेयर प्राइस को मेंटेन करने के लिए इनका डिविडेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ डिविडेंड ही नहीं, बहुत सारी चीज़। एक बार एलॉन मस्क ने टीवी इंटरव्यू में सिगरेट पी ली, ठीक है, तो उसके शेयर्स की वैल्यू 4% से डाउन हो गई। और 4% से शेयर की वैल्यू डाउन होना मतलब उसको करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। एक सिगरेट कितनी महंगी पड़ेगी छोरे को, तुम मत पीना, है ना, ठीक है, तुम भी नहीं। ऐसे तो ऐसे ज़माना नहीं आए, अपन यही प्रे करेंगे। मैं ना एक पर्सनालिटी से मिला अभी 2-3 दिन पहले, बहुत 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 बड़ी पर्सनालिटी, पर मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा कुछ भी, जल्दी से वीडियो और हो जाएगा ना, फिर अपन कहानी सुनेंगे, ताकि इनको लगे कि ये लोग ऑफलाइन नहीं आ रहे ना, तो इनकी कहानियाँ जा रही है साली, ठीक है, ओके। तो मैं एक पर्सनालिटी से मिला, वो कुछ भी बात करे, मतलब वो भी एक टीचर ही थे, वो हमें सिखा रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो वो अपनी दुनिया में खो जाए। मतलब कोई बात हुई कि जैसे बोर्ड है, तो बोर्ड से याद आया, तो बोर्ड की कहानी चलेगी। अब बोर्ड की कहानी में मार्कर से मैं लिख रहा था, तो मार्कर से याद आया, तो फिर मार्कर की कहानी चलेगी। फिर मार्कर में इंक खत्म होगी, मैं इंक डाल रहा था, तो इंक से याद आया, तो फिर इंक की कहानी चलेगी। तो फिर उनको बुलाना पड़ता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ वापस, ओ टॉपिक चल रहा था अपना, उसको भी याद करो, ठीक है। तो अभी मेरे को एक चीज़ याद तो आई, पर मैं बताऊंगा नहीं, हम टॉपिक से भग जाएंगे, ठीक है। चलो, हम कहाँ पे थे, ये डिविडेंड बहुत ज़रूरी होता है। तो इस डिविडेंड को रेगुलेट करने में कौन हेल्प करता है, हमारा सीक्रेट रिजर्व्स। अगला, अवॉइडेंस ऑफ कंपटीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सारे जो अभी तक के बोले ना इन्होंने, ये तो सारे रिजर्व के ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। रिजर्व में भी तो ऐसा ही होता है, आप रिजर्व क्रिएट करोगे तो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे, छुपा के रखने की क्या ज़रूरत है, शो करो ना रिजर्व, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे आप। सेकेंड, हेल्पफुल इन अब्जॉर्बिंग अनफोर्सीन लॉसेस। हाँ ठीक है, शो करके रखो, नुकसान होगा तो आपके पास है ना रिजर्व, क्या प्रॉब्लम है, छुपा के क्यों रख रहे हो, वाई इट इज सीक्रेट। देन अगला कौन सा बोला इन्होंने, रेगुलरिटी ऑफ डिविडेंड। हाँ ठीक है सर, शो करो ना बिंदास, और देना इसमें से डिविडेंड, क्या प्रॉब्लम है। आपके मन में चोर क्यों है ये बताओ, आपने इस रिजर्व को छुपा के क्यों रख रखा, ये रहा रीज़न। अवॉइडेंस ऑफ कंपटीशन, अगर आप अपने रिजर्व क्लियरली बैलेंस शीट में शो करके रखोगे तो दुनिया को दिखेगा आपके पास इतना पैसा है, और जैसे जैसे ये रिजर्व बढ़ते जाएंगे तो सबको लगेगा कि इस लाइन ऑफ बिजनेस में बहुत प्रॉफिट है, देखो ये कितना ग्रो कर रहा है। इसलिए लोग अपनी इंडस्ट्री में कंपटीशन को रोकने के लिए सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करते हैं, शो नहीं करते। अगर सबको पता पड़ जाए, मान लो मैं अगर कहीं से मार्कर ला के खरीद के बेच रहा हूँ और खूब पैसे कमा रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरे रिश्तेदार ही आएंगे, वही सारे मार्कर खरीद के बेचेंगे, पूरे हमारी पूरी खानदान मार्कर बेच रहा है साल। ऐसा ही होता है, ये रियलिटी है। कुछ लोगों ने भुगता हुआ होगा और कुछ लोगों ने ट्राई किया हुआ होगा। सबसे पहले कहाँ देखते हैं, रिश्तेदारों में, ये बहुत कमा रहा है यार, मैं भी यही बिजनेस करूँगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। पहला, अनफेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहला तो झूठ बोल रहे हो आप, दिस इज नॉट मॉरली करेक्ट, आप बता ही नहीं रहे हो, मतलब मिसगाइड कर रहे हो, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं बता रहे हो। लॉस टू शेयर होल्डर्स, लॉस टू शेयर होल्डर्स मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उनको बांटो ना, आप तो बता ही नहीं रहे हो, छुपा रहे हो उस प्रॉफिट को, तो शेयर होल्डर्स को क्या हो रहा है, नुकसान। जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली में छेद कर रहे हो भाई आप, ठीक है। नेक्स्ट, मिसयूज ऑफ मैनेजमेंट,
ये आप अपनी पावर का क्या कर रहे हो, गलत फ़ायदा उठा रहे हो। पैसा तो किसका है, शेयर होल्डर का, मालिक का। आप तो क्या हो, सिर्फ मैनेजर। मैनेजर ने चाल चली, डेप्रिसिएशन 1 लाख नहीं, कितना लगेगा, 2 लाख। प्रॉफिट बेचारा 1 लाख से क्या हो गया, कम हो गया, तो कम बटेगा, ओनर्स का नुकसान हो रहा है, और आप अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे हो, धोखेबाजी कर रहे हो आप। नेक्स्ट, अगर सीक्रेट रिजर्व्स है, सबको पता नहीं है, तो हो सकता है कि आप उन पैसों का भी क्या कर लो, मिसयूज़ कर लो। आप अपनी कमियां छुपाने के लिए उस सीक्रेट का भी क्या कर लो, मिसयूज़ कर लो। ठीक है, तो ये हर तरीके से गलती है, इसलिए ये लीगली अलाउड नहीं है। अगर आप सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर रहे हो तो ये इलीगल एक्टिविटी मानी जाती है। आपके ऊपर जो एक्ट्स एप्लीकेबल होते हैं उसमें ये पनिशेबल ऑफेंस भी माना जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नहीं 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 नहीं, सुन, कहानी सुन लेते हैं। PUBG ID 0HI13 और बप्पू कौन है? पप्पू लिखता है ना, पप्पू क्यों लिखा तूने? अच्छा सुनो सुनो सुनो, अगला चैप्टर पढ़ा दूं मैं आप लोगों को, इंट्रोडक्शन दे दूं उस चैप्टर का, स्टोरी सुना दूं। वो शाहरुख खान के छोटे छोरे का नाम क्या है? आर्यन। बहुत खूबसूरत बताया वो छोरा, नहीं देखा तुम लोगों ने? मैंने भी सुना ही है। तो अब वो चलो यार छुट्टी करते हैं आज यार, आज नहीं पढ़ना। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं अपन, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।